नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मैदान में महाबली। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है और इस 29 सीटों में से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ही 29 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। दमोह, विदिशा और गुना की सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दमोह से तरवर सिंह लोधी, गुना से राव यादवेंद्र सिंह और विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब बाकी बची हुई 3 सीटें खंडवा, मुरैना और ग्वालियर पर सहमति नहीं बन पा रही, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस ने 3 बार में 25 उम्मीदवार घोषित किए हैं। दमोह सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। तीसरे चरण में मुरैना, ग्वालियर और विदिशा में 7 मई को और चौथे चरण में खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव अपने प्रभाव वाले क्षेत्र खंडवा से शायद चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। पार्टी के नेताओं ने राजनारायण सिंह पुरनी को लड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने भी किन्हीं कारणों से इनकार कर दिया है। अब पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, नरेंद्र पटेल के नाम पर मंथन चल रहा है। और बात करें महिला प्रत्याशी की, यदि महिला उम्मीदवारों में यदि नाम शुमार होता है तो वो नाम है सुनीता सकरगाय का। इस नाम पर भी विचार हो रहा है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर सकी है कांग्रेस। मुरैना और ग्वालियर दोनों लोकसभाओं में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस लीडरशिप पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार को ग्वालियर से चुनाव के मैदान में उतारने के पक्ष में है, लेकिन नीटू के बड़े भाई ग्वालियर विधायक सतीश सिकरवार अपने परिवार से किसी को ग्वालियर से चुनाव लड़ाने के लिए राजी नहीं है। सिकरवार परिवार की इच्छा है कि नीटू को यदि चुनाव लड़ाना ही है तो मुरैना से उम्मीदवार बनाया जाए। ग्वालियर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक और पूर्व सांसद राम सेवक सिंह बाबू के नाम पर भी मंथन चल रहा है। हालांकि प्रवीण पाठक चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ग्वालियर से पूर्व सांसद राम सेवक सिंह गुर्जर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मुरैना लोकसभा से जौरा विधायक पंकज उपाध्याय, जो कि जीतू पटवारी के करीबी बताए जाते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि पंकज उपाध्याय ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी पूर्व विधायक शिव मंगल सिंह तोमर को मुरैना से प्रत्याशी बनाया है। तो पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार भी मुरैना से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस के 25 प्रत्याशी। एक सीट खजुराहो की बात करें तो खजुराहो सीट जो है गठबंधन के चलते कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रखी है। वहां पर भी अभी सपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस तरह से 25 कांग्रेस के प्रत्याशी, 29 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन 25 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ है कि कौन किसको कहां से कैसी टक्कर दे रहा है, कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है और अब तक जो देर हुई है उस देर का खामियाजा किसको मिलने वाला है, फ़ायदा किसको मिलने वाला है। इससे तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के गुलरेज शेख जी। गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ हैं। नीलाभ जी, बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में आपका। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक कौशल सक्सेना जी हमारे साथ हैं। कौशल सक्सेना जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। नीलाभ शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस ने 25 प्रत्याशी की घोषणा की है 3 अलग अलग चरणों में। 25 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई कि कौन किसको टक्कर दे रहा है। आपको लग रहा है कि अभी 3 सीटें बाकी और इन 3 सीटों पर जो नामों का मंथन चल रहा है, क्योंकि चुनाव का पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस प्रत्याशियों की देर का क्या कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, या कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ये रणनीति बनाने का मौका ना मिले कि उनके सामने कौन सा प्रत्याशी है? इनमें से कौन सी बात सही है? देखिए, बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है। हमारी पार्टी की एक बड़ी खूबसूरती है, इसका आंतरिक लोकतंत्र बड़ा खुला हुआ है। ये इतनवादी नहीं चलती कि 2 व्यक्ति जो आदेश पास कर दे वो सर्वोच्च कंपनी के 2 लीडर, ये हमारे ऐसा नहीं। सबसे मिलजुल के योजना बनाई जाती है, सर्वसम्मति से नाम दिया जाता है और उसी व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, चुनाव लड़वाया जाता है। तो कभी छोटी मोटी देर समय होती है, लेकिन देखिए 25 टिकट हमें डिक्लेयर करे, उसको देखकर ही हमें बड़े जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही थी 29 सीटों की माला, आज इनके नेताओं के चेहरों पर हवाइयां हो रही है। इनके लगातार मैं बयान सुन लो, कहीं न कहीं बोखला है, बाहर का माहौल। फिर 25 डिक्लेयर टिकट होने के बाद, टिकट डिक्लेयर के बाद इन्हें लग रहा है अब कहीं टक्कर कांग्रेस देने की तैयारी में, ये वॉक ओवर नहीं है। अब 3 टिकट सीधे आने वाले, तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो दीवालते थे वो धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। देखिए, एक बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, ये एक जो देश ये निकल है मोदी जी की गारंटी पर। हाँ। देखिए, देश में की 40% संपत्ति मात्र 1% तो 2% के पास है।
देश को दो भागों में बांट दिया गया, अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान। अमीर हिंदुस्तान में वो लोग जो बड़े बड़े जो कर्ज ले रहे हैं बैंक से, बैंक उनके कर्ज भी माफ कर रही है, जो बड़े बड़े प्री वेडिंग करवा रहे हैं, जो मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा में सबसे आगे बैठे हैं, ये बड़े लोग जिनके पीछे पूरी तरह सरकारी तंत्र लगा हुआ है, ये हिंदुस्तान है। निर्लज्जता का की परिकाष्ठा पार करती हुई अभिनेत्री जो केटी की आजादी भीख में मिली थी, क्रांतिकारियों का सर्वाधिक अपमान करती है, उसे बड़े बड़े सम्मान से नवाजते, तो यहाँ तक कि पार्टी का टिकट भी देते। लेकिन वो महिला है जो कारगिल के कारगिल युद्ध लड़ा था, उनके परिवार की महिलाएं जिनके साथ मणिपुर में बलात्कार हो रहा है, उन पर इनका ध्यान नहीं है। जो महिलाएं जो देश से लापता हुई 13 लाख महिलाएं, उसको इनका ध्यान नहीं। फिर बात सुन ले, इनके सांसद पदक लाने वाले पदक मैं विषय पे आ रहा हूँ क्योंकि ये मुंडेर जी बोलेंगे तो जो महिलाएं पदक लेकर आ रही है, इनसे इनके साथ जीवन छोड़ने पर ध्यान नहीं। तो दो हिस्से में हिंदुस्तान ने बात अमीरों का और गरीबों का। अब ये निकले मोदी जी की गारंटी लेकर, तो विषय कहूंगा। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी बातें आपने कहा कि हम विषय कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 25 सीटों पर जो तस्वीर साफ हुई, कहाँ कैसा मुकाबला होना है, वापस आऊँगा आपके पास में। गुलरीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। और मेरा एक सवाल भी है, बहुत सारी बातें नीलाभ जी ने कही कि आप उनको कुछ उत्तर प्रत्युत्तर देना चाहेंगे, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में, जैसे गुलरीत जी ने कहा कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस ने उतारे हैं, तो उनको देख करके या उनका नाम घोषणा हो जाने के बाद में भाजपा में भय का माहौल व्याप्त है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए, कल तक सूरज जी खूब बात कर रहे थे ये लोग कि गुना में जो है अरुण यादव जी चुनाव लड़ेंगे और सिंधिया जी को अच्छी टक्कर देंगे। कहा है अरुण यादव जी को गवारा तक नहीं था कि सिंधिया जी को फेस किया जाए, इसलिए राव यादवेंद्र का नाम आता है। विदिशा में कोई उनको बड़ा कैंडिडेट नजर नहीं आता है, तो प्रताप भानु शर्मा जो 80 के दशक में, और शायद मुझे लगता है 2 बार जनप्रतिनिधि रहे, एक बार तो जो लोकसभा शोक सभा हुआ था ना इंदिरा गांधी के समय, तो शोक सभा चुनाव के समय शायद वो सांसद बने थे। तो और उन्होंने पिछली बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साल भर पहले उन्होंने कहा था कि अब वो एक्टिव राजनीति त्याग रहे हैं। तो इनको जब कोई एक्टिव आदमी नहीं मिला, तो जो आदमी एक्टिव राजनीति त्यागना चाहता था उसको वहां पे खड़ा कर दिया। और अभी ये बहुत सारी बातें कर रहे थे। देखिए, फिर इन्होंने एक महिला का अपमान किया, अभी कंगना रनावत के विषय में बहुत कुछ कह रहे थे। अभी इनकी जो नेशनल सोशल मीडिया हेड है, उन्होंने क्या एक्सप्रेस देखा गया था, मंडी शब्द का उपयोग करते हुए कितनी अभद्र टिप्पणी की गई थी, और महिला आयोग ने भी उनके लिए नोटिस तैयार किया है। और अभी कारगिल की बात कर रहे थे, तो सही मुझे याद आ गया कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जयपुर में कारगिल के जो विधवा थे, कारगिल के शहीदों की जो विधवाएं थी, उनको लाठीचार्ज किया था उनको, तो मुझे अच्छी तरह से वो सब भी याद आ रहा है। असल बात क्या है सूरज जी, कांग्रेस के पास ना आज के समय कैंडिडेट है, न कोई चुनाव लड़ना चाहता है। अब आप इंदौर जैसी सीट का देख लीजिए, इंदौर ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी सीट के ऊपर क्रांति बम को इन्होंने टिकट दिया। सूरज जी, आप बहुत बड़े एडिटर हैं मध्य प्रदेश के, आपने क्रांति बम के बारे में कितनी बार सुना था इससे पहले? आपने कभी नाम व्यक्ति का नहीं सुना होगा, वो भी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजनीति में, राजधानी में, वो की गृह क्षेत्र है खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष का। ये दूसरे बड़े नामों को देख लीजिए, कमलनाथ की खूब बात हुई थी, कई कमलनाथ का नजर आ रहा है, कमलनाथ चुनाव लड़ रहे नहीं लड़ रहे, जीतू पटवारी चुनाव नहीं लड़ रहे, उमंग सिंघा चुनाव नहीं लड़ रहे। फिर जबलपुर के जितने बड़े नेता थे सब छुप कर बैठे हैं, चाहे वो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट हो या फिर इनके वकील साहब हो, राज्यसभा में बेचते लगातार। तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि बस। और मैं एक बात कहता हूँ, आज शाम को 1-2 घंटे पहले न्यूज थी फाइनेंशियल टाइम्स की, तो फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया का बहुत बड़ा अखबार है, वो ये कहता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज पर ये बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार एक बार बनेगी तो फिर जो हमारे शेयर बाजार है वो बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। तो ये बात अमेरिका का फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, वो दुनिया कह रही है, लेकिन कांग्रेस कुछ और कह रही है। कांग्रेस कुछ और कह रही है, जो बात जैसा आपने कहा गुलरीत जी ने कि जो बात दुनिया कह रही है कांग्रेस उसे नकार रही है। हालांकि बहुत सारी बातें आपने भी जो कही है कि कहां से कौन कौन से नाम थे, कमलनाथ चुनाव लड़ने की बात हो रही थी कि संभवतः महाकौशल से या जबलपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही बात हो रही थी कि गुना में अरुण यादव सामने हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो अपने गृह क्षेत्र की सीट खंडवा से भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। वापस आऊँगा आपके पास में, और यश भारती जी आपके पास आना चाहूँगा। मुकाबले की तस्वीर साफ है, 25 सीटों पर एक सीट
सीट सपा के लिए कांग्रेस ने छोड़ रखी है, वहाँ भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। आपको लगता है कि ये जो 25 नाम है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे बालाघाट सीट की बात कर लें हम या अन्य जिन सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी दोनों, तो यहाँ कैसा मुकाबला हो सकता है? एक सियासी दृष्टिकोण से देखें, यदि राजनीतिक चश्मे से देखे जाएं, तो आपको लगता है कि मुकाबला एक तरफा है, मुकाबला टक्कर का है, या आधी सीटों पर अलग है, आधी सीटों पर अलग है? सूरज भाई, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने आपको बताया कि आप बड़े अच्छे एडिटर हैं, मैं भी मानता हूं आपको एक अच्छा एडिटर, तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत भरमार है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी, अनुशासित होने की दावा करने वाली पार्टी, उसने गुना से अपने जीते हुए केपी यादव जी का क्यों टिकट काट दिया और जिसको हराया उसको टिकट क्यों दे दिया? जो दल बदल के आए थे, कल केपी यादव जी दल बदल के आए थे, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी दल बदल के आए, ये आश्रित क्यों है दूसरे दल बदलुओं पे? इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास, अनुशासित पार्टी के पास नेता नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। ग्वालियर से उसको चुनाव लड़ा रहे हैं जो चुनाव हार गया विधानसभा का, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया, उसको लोकसभा भेजना चाहते हैं। तो ये पूरी एक अगर हम और जगह की भी, अगर जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी के साथी एक्सरे कर रहे थे, अगर हम एक्सरे करेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं फ्रैक्चर और कहीं ना कहीं अपंगता नजर आने लगेगी, जिसको इन्होंने अब दिव्यांग नया नाम दे दिया है। दिव्यांगता दिखने लगेगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह से टूटी फूटी पड़ी है, किसी किसी का रोड़ा कहीं से जोड़ा वाला कहानी जो है वो सेट दिखती है। दूसरी बात जी, गुलरेज जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसी चैनल पे जब हरदा फैक्ट्री की घटना हुई थी तब खेद प्रकट किया था और मोहन यादव जी को अपना पड़ोसी बता रहे थे कि मोहन यादव जी मेरी पड़ोसी हैं और मैंने उनकी कार्यशैली देखी है, बहुत अच्छे से सारी चीजें करेंगे। 12 दिन तक घटना के जो दुखी परिवार थे धरने पे बैठे रहे, ना गुलरेज जी गए, ना मोहन जी गए, ना मोहन जी की सरकार से कोई गया। आज भी वो पीड़ित परेशान है, उनके घर पे जबरदस्ती बुलडोजर चला दिया गया। संशोधन करना चाहूंगा यश भारती, संशोधन करना चाहूंगा कि जब घटना हुई थी तो राव उदय प्रताप सिंह यहाँ से पहुंचे थे भोपाल से बाय रोड, वो उसी समय गए थे, मोहन जी गए थे। गलत बातें हैं। और सूरज जी आप इसके तरह लीजिए, मैं पूरा घटनाक्रम आपको बता दूंगा और क्या चल रहा है ये बता दूंगा। मैंने ये कहा धरने पे बैठे थे, 12 दिन तक धरने में बैठे रहे, एक भी दिन गया क्या कोई आदमी? अरे देखो यश भारती जी, फिजूल की बातें छोड़ो। आप ये बात करो कि एक सीट है आपके पास, उस पर आप नाम घोषित नहीं कर पा रहे हो, दुनिया जमाने की बातें कर रहे हो। अगर उसके ऊपर भी एक डिबेट करना है तो मैं करूंगा। और आपको पता हो प्रहलाद पटेल जी ने भी किस प्रकार से कार्रवाई की है, ये जमाने में देखा है कि कितनी अच्छी तरह से उस पर कार्रवाई हो रही है। अधिकारियों को भी बिल्कुल संयम में रखा जा रहा है, उनसे बिल्कुल सफेद रिपोर्ट बनवाई जा रही है। कौन काला था कौन सफेद था, उन्होंने नाम कम दिए अधिकारियों ने, तो खुद मंत्री जी ने कहा कि नहीं ये रिपोर्ट कम नहीं, और भी नाम लेके आओ, ताकि हम हर किसी को जिसने भी गलती की उसको बख्शेंगे नहीं। लेकिन हम ये क्या है, डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं तो दो चीज को तुरंत एक सेकंड मैं तो दो चीज कहना चाहूंगा भाई। अरे यार भाई सारी बातें छोड़ो, अभी तो ये बताओ आप मुझे कि आपके पास एक सीट है, उसका उम्मीदवार कब घोषित करो, नंबर 1। आपने दूसरा कहा एक्सरे की बात, तो मुझे जब भी एक्सरे देखता हूँ मुझे टोटी हुई नजर आती है। ले लीजिए टोटी, आ जाइए, आपको टोटी पसंद है ले लीजिए टोटी। टोटी चोर क्यों कहते हैं उत्तर प्रदेश में, पसंद करते हैं? अच्छा क्वेश्चन भी कह रहे, मैं क्वेश्चन भी से पूछूंगा, कपड़े से पहचान क्वेश्चन सक्सेस मैं क्वेश्चन किसी ने पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भाई सब फिट करके जाएंगे। नहीं क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश राज्य में टोटी चोर किसको कहते हैं? नहीं, चूंकि हम भाषा की मर्यादा नहीं क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन पूरा चीजें पूछता क्वेश्चन भी टोटी चोर किसने कहा जाता है उत्तर प्रदेश में? बात करी हरदा की घटना की, तो हरदा के ऊपर बोल रहा हूँ ना कि वहाँ जांच चल रही है सब यूनिट से, और जांच की प्रक्रिया कितनी ज्यादा मॉनिटर की जा रही है। तो रिपोर्ट प्रहलाद पटेल जी कमिश्नर ने क्या कहा कि नहीं मैं इसको समझो कि ऑफिस से जांच करो, क्योंकि एक तो हम जो भी उसमें जिम्मेदार है हम करने वाले, हम हरदा के हर गुनाहगार की खाल उतार देंगे, वो लटका देंगे। मैं इतना कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार में पूछ रहा हूँ कि पत्रकार कहते हैं वोट लेते हैं, तो आप कहते हैं जिम्मेदारी के साथ में। जी गुलरेज जी सुनने की क्षमताएं रखते जी, गुलरेज जी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर वापस आता हूं आपके पास। जी ठीक है सूरज भाई जी, इनका एक विधान एक निशान की बात है।
वाणिज्य कर विभाग है, जिस वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत संपत्ति का विभाग आता है, जो 1 अप्रैल से स्टैंप ड्यूटी बढ़ने वाली है, वही वाणिज्य कर विभाग से शराब का कारोबार चलता है। शराब के ठेकेदारों के टेंडर नहीं खोल रहे हैं ये कहते हुए कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, हम नहीं खोल सकते, लेकिन 1 तारीख से स्टैंप ड्यूटी बढ़ा देंगे, तब आदर्श आचार संहिता नहीं होगी। एक ही विभाग के दोरू जी गुलरेज जी आ रहा हूँ। तो ये दोहरापन, ये दोगलापन, ठीक है। जनता को लूटना, जनता को ठगना, हम क्योंकि विषयांतर शराबियों से चंदा आप ही के पास करना है शराबियों ठीक है, को। ठीक है, यश भारती उनको लाल टोपी को जवाब मिलेंगे मुझे। कम से कम अपनी बात रखिए गुलरेज जी, जवाब अरे देना आपको चाहते भी हैं। टोपी दी, अब आपको जी। शर्म आती है। मोदी जी तो पहनते हैं नारंगी रंग की टोपी, ठीक है। अरे नारंगी संतरे रंग की टोपी तो पहनते हैं ठीक है, बेचारे। ठीक है। आप नागपुर अरे लाल टोपी सुन लो जरा, अरे लाल टोपी वाले मेरे भाई, अरे लाल टोपी सुन तो लो जरा, सुन तो लो जरा, आराम से सुन लो। देखिए सीधी बात है कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है लीगली। 1 तारीख से जो भी नई दरें आती है वो आती है, लेकिन हाँ हम शराब तो चाहते हैं कि कम से कम बिके। मध्य प्रदेश में हम नए लाइसेंस नहीं दे रहे। आपको पीना है, आप उत्तर प्रदेश में भी जाके नहीं पी पाओगे आज का समय, तो आप राजस्थान में भी नहीं पी पाओगे। कोई ढूंढ लेना ऐसा राज्य जहां पे शराब मिलती हो, या फिर अरविंद केजरीवाल के राज्य में शराब चोरी खूब हुई है, वहां जाके आनंद लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ कौशल जी ये जरूर बता देना प्लीज कि चोटी चोर किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं? गुलरेज जी, यश भारती जी वापस आऊंगा। आवाज नहीं आ रही भाई, कौशल सक्सेना जी से उनका अभिमत आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल। हमारी तकनीकी टीम जो है जरा आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, गुलरेज जी तक हमारी हेलो? बात नहीं पहुंच रही है। देखें जरा उसको देख लीजिएगा। वापस आऊंगा आपके पास में। कौशल सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा कि तमाम आवाज आ रही है? और जो बात हुई नहीं अभी भी उनके सूरज जी की आवाज नहीं आ रही है। जी, बहुत जल्द ये जो खराबी ठीक कर ली जाएगी। कौशल जी आप तक हमारी आवाज जी। आ रही है? कौशल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों के परिदृश्य में 25 सीटों पर चेहरे साफ हैं, कौन किसके सामने कैसा मुकाबला होने वाला है। आपने बहुत सारे चुनाव इससे पहले भी देखे हैं, विधानसभा के भी देखे हैं, लोकसभा के चुनाव भी देखे हैं। उन चुनावों में और वर्तमान जो चुनाव चल रहा है, क्योंकि पहले चरण पे 6 सीटों पर होना है, फिर दूसरे चरण, तीसरे चरण, 4 चरणों में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव होना। आपको क्या अंतर लग रहा है कि इस चुनाव में वो क्या है जो पहले नहीं हुआ, और वो क्या हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? कौशल जी आपके मोबाइल में देखिएगा ऑडियो का जो बटन है शायद वो म्यूट है, उसको ऑन कर लीजिएगा, तब आपकी आवाज़ हम तक आएगी। आप सुन पा रहे हैं कौशल जी? कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज़ हम तक आएगी। आपकी आवाज़ अभी भी हम तक नहीं आ रही। वापस आऊँगा, तकनीकी टीम हमारी संपर्क करें कौशल जी से और जो खराबी है उसको ठीक करें। वापस आऊँगा आपके पास में। नीलाभ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, गुलरेज जी के बाद में अपनी बात रखें, और साथ ही गुलरेज जी नीलाभ आप अपन विषय पे बात करते हैं, आप इधर न जाए। 24 टिकट तो देखिए 15 टिकट करेंगे जा रहे थे, लेकिन आप नहीं। देखिए 15 टिकट आप रिश्तेदारों को बांट दी। पूरे परिवारवाद की सूची आप लेकर आए, आपका कैंडिडेट नहीं है पार्टी में। ये लंबी फहरिस्त है। प्रेम दुबल के बेटे अनुराग ठाकुर को, बीएस येदियुरप्पा के बेटे रामदेव को, रवि सिम्मन के भतीजे तेजस्वी सूर्य को, प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल को, एकनाथ खड़गे को, रक्षा खड़गे को, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो आपके पास क्या परिवारवाद के अलावा कैंडिडेट नहीं है? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं परिवारवाद को लेकर, यार चोर के बेटे को टिकट दे दिए, नीलाभ जी 15 इस तरह को बांट दिए। नीलाभ जी परिवारवाद पर एक बात हुई थी, बिहार में एक भाषण दिया गया था, तो उसके अगेंस्ट में जब नरेंद्र मोदी ने प्रत्युत्तर दिया कि पूरा देश मेरा परिवार, देश मेरा परिवार, तो उसका एक कैंपेन चालू हो गया। ये परिवारवाद की बात का सवाल आप फिर से करना चाह रहे हैं गुलरेज जी से? जी अजय टिकट वितरण की बातें कर रहा हूँ, परिवारवाद का बातें करते हैं, तो परिवार में टिकट बांटे हैं, उनकी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है। दूसरी बात गुलरेज जी, अब मेरी बात अब पर्याप्त समय दिया जाए। गुलरेज जी क्या आप अपनी बहुत जल्दी उत्तर भी भूल जाते हैं, डॉक्टर साहब बढ़ा लेते, फिर बोलने नहीं देते। गुलरेज जी अपन आप जा रहे हैं झंडा उठा के, मोदी जी की गारंटी। अब तो गारंटी किसकी मानी जाती है आप बताएं? पढ़े लिखे प्रवक्ता है आप, जिसकी पुरानी गारंटी आप फुलफिल हुई है, पूर्ण हुई हो, उसकी गारंटी आप बताएंगे। अब ये बता 2 करोड़ नौकरी देने के बाद मोदी जी ने कही कि उसका क्या हुआ? एक के बदले 10 साल लाने के बाद मोदी जी ने कही कि उसका क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनने
घुमाने वाले को हवाई जहाज घुमाने के बाद मोदी जी ने कही उसका क्या जी, हुआ? आप ही के पास बेतहाशा महंगाई की बात मोदी पर लगाम लगाने मोदी को कोई महंगाई की बात। अब की बार मोदी सरकार उस नारे का क्या हुआ? देश की गिनती बीजी पर मोदी जी बात नहीं करते, काला धन लाने की बात तो बोल बोल के हो गई, सफेद धन उनके प्रिय उद्योगपति लेकर देश से फुर्रे हो गए। अब नोटबंदी के फायदे मोदी नहीं गिराते, किसानों की आय दोगुनी करने की बात होती तो पर लाठी चलाते, गोलियां चलाते, अश्रु गैस चलाते, महिला सुरक्षा की बातें कब नहीं करते मोदी। क्योंकि नागालैंड में महिलाओं बड़े बड़े महिलाओं के साथ लगातार ये उत्पीड़न हो रहा है, आज तक घटनाएं नहीं रुक रही है। आपके सांसद खिलाड़ी पदक लाते महिलाएं उनके साथ उत्पीड़न करते, दुर्व्यवहार करते, आप बगल में लगाते, 14 लाख महिलाएं लापता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। विषय बात देखिए, मोदी जी की गारंटी की जब बात होगी तो ये बात मैं हर बार करूंगा। ठीक है। मोदी गुलरेज जी नीलाभ जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, पिछली गारंटियों के, और आज चुनाव के परिदृश्य में जो बात हो रही है कि जो वचन दिए जा रहे हैं, मोदी के द्वारा कही गई बातों को पूरी करने की गारंटी खुद मोदी हैं, उस पर सवाल खड़े किए हैं नीलाभ जी ने। देखिए सूरज जी, जहां तक रोजगार की बात है, 40 करोड़ से ज्यादा 43 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, युवाओं ने मुद्रा लोन के द्वारा अपने आप को स्वरोजगार दिया है, और ये इसका डाटा बिल्कुल बैंकों से मिल जाएगा, आपको साइट्स पर मिल जाएगा, तो उस पर कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। जी, आप ही के पास आ रहा हूं जी। रोजगार कार्यालयों का पता पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय कहाँ? सुन लो भाई, सुन लो यार, पूरा सुन लो। पूरा सुनना चाह रहे हैं, अधूरी की बात कर रहे हैं आप तो। मुद्रा लोन से अनर्थ की मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी तो 13.7% तक महंगाई की दर जाती थी। मोदी सरकार वाहिद ऐसी सरकार है हिंदुस्तान की जिसने लॉ में अमेंडमेंट करके आरबीआई एक्ट में कैपिंग की है 6% पर। महंगाई की दर ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में 4.5 और 5% के ऊपर है। फिर ये बात करते हैं कि 10 सर लाने की एक के बदले तो भैया घर के अंदर घुस के भी हमने मारा, हवाई हमले भी हमने किए, चीन को उसकी औकात हमने याद दिलाई, और नेट इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहा है। पुलवामा का दोषी कौन? आज हिंदुस्तान और दोषी कौन? यहाँ तक गारंटी पुलवामा का दोषी कौन है? मोदी की गारंटी वहां कैसे पहुंचा? तो कहाँ मूंछ का बाल और कहाँ पूंछ का बाल। नहीं ठीक है, लेकिन गुलरेज जी एक सवाल जो नीलाभ जी ने किया कि इन तमाम गारंटी के बीच में जो पुरानी गारंटी बहुत सारी बातें, जैसे आपने रोजगार की बात तो चलिए दरकिनार कर दी, आपने एक आंकड़ा बता दिया, बात करी मैंने, और जो जैसे नीलाभ जी ने और भी बातें कही कि ये जो तमाम महिला सुरक्षा की बात को लेकर के, मैंने हर बात पे मैं जवाब देता हूँ ना। महिला सुरक्षा की भी उन्होंने सवाल महंगाई किए। की मार, महिला सुरक्षा की बात को जी। महिला उस नारे के बारे में जवाब देंगे। तो हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की मार मोदी सरकार, इसके बारे में जवाब देंगे। अगर आप डाटा उठाकर देखें तो महिलाओं की भागीदारी हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पिछले 10 साल में जितनी विस्तृत हुई है इतनी कभी नहीं हुई है। ठीक है, यश भारती जी आप कुछ कहना चाह रहे थे गुलरेज जी की? 13 लाख महिलाएं एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नीलाभ जी से लापता हुई। वापस आ रहा हूँ आपके पास में, यश भारती जी का वक्तव्य पूरा हो जाने दें, वापस आता हूँ। गुलरेज जी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बातें कर रहे हैं, उन बातें में सिर्फ खोखलापन है और झूठ परोसा जा रहा है। अभी ये बात कर रहे थे रोजगार की, स्वरोजगार की, तो स्वरोजगार में बता देना जिन लोगों को लोन दिया अब वो किस स्थिति में है जी। अगर उन्नति हुई होगी, तरक्की होगी तो दिख जाएगी, या डिफॉल्टर हो गए होंगे तो दिख जाएगा। आपके रहते तरक्की हुई ना, फिगर्स दिखाना चाहते फिगर्स बता दीजिए। नोटबंदी के फिगर्स तो आ गए ना, आतंकवाद खत्म हुआ ना, भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना, कहीं कोई बात हुई ना, काला धन वापस आया। तो झूठ परोस करके काम नहीं चलेगा। रोजगार की बात कर रहे हैं, मैंने इनसे पूछा रोजगार कार्यालय का पता तो बता दीजिए मध्य प्रदेश में। देश की बात नहीं कर रहा मैं, तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ये 4 रोजगार कार्यालय का पता नहीं बता सकते क्योंकि रोजगार कार्यालय सारे बंद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। दूसरा, जो प्रवेश परीक्षा ले रही है जिसके माध्यम से रोजगार लिया जा सकता है, उसके 3-3 बार नाम बदल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थित विधायकों के यहाँ से टॉपर निकलते हैं, जांच में उन्हें सही पा लिया जाता है, लेकिन उन बच्चों से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवालों के उत्तर नहीं आते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या नकल होती है, उसके यहाँ भी उसे एनओसी दे दी जाती है, कोई आपत्ति नहीं होती भाई। तो ये युवकों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सब भाजपा राज में हो रहा है। लेकिन भाजपा के साथी क्या कहेंगे, ऑल इज वेल, और पहुंच इन्हें पसंद क्या है, टोटी। तो टोटी पसंद है तो ले लो भैया, टोटी देने के लिए कौन मना कर रहा है। जब इनसे गुलरेज जी से सवाल करेंगे ये टोटी चुरा के हट जाते हैं। समाजवादी पार्टी वाले टोटी चोर क्यों कहलाते हैं? ये आप जैसे चुरकुट कहते हैं।
मेरे जैसे चिरकुट नहीं कहते बिल्कुल आप जैसे चिरकुट कहते हैं, और कोई चिरकुट नहीं कहता। नहीं करना जो लुच्चे लोग हैं, टुच्चे, जिन्हें टोटी पसंद है, जो दिन रात टोटी से चुल्लू बना के पानी पीना पसंद नहीं, करते हैं, नहीं। वो टोटी की बात मैं करते रहते हैं। सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि हम भाषा की मर्यादा को बनाए रखेंगे। सभी से आग्रह करना चाहूंगा, सभी मेहमानों से, कि भाषा की मर्यादा को, भाषा की गरिमा को हम बनाए रखेंगे। जैसा कि बातें हुई, नीलाभ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे यश भारती जी की बात पर, जो उन्होंने सवाल उठाई। जैसे आपने बताया कि मुद्रा लोन के एक आंकड़े बताए, तो उन्होंने बताया कि जिन्होंने मुद्रा लोन लिया है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो आंकड़े भी जानना चाहते हैं वो। देखिए सीधी बात बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। ये या तो मंदिर के पीछे छुप कर कमाना चाहती है, ये विषयों पर बात ही करना नहीं चाहती। जब भी हम इनसे बात करते हैं रोजगार की, तो ये सवाल का जवाब नहीं दे पाते। जब हम बात करते हैं युवाओं की, हम बात करते हैं किसानों की, हम बात करते हैं शिक्षा की, जिस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, ये भ्रम का वातावरण फैलाते हैं। इनके सांसद गणेश सिंह बयान देते हैं कि बुथ जीतो, चाहे अस्त्र शस्त्र चलाना पड़े, साम दाम दंड भेद करना पड़े, ये इनका चरित्र है। कुल मिला के साम दाम दंड भेद, अस्त्र शस्त्र चलाकर इन्हें बुथ जीतना है, मशीनों का दुरुपयोग करके इन्हें बुथ जीतना है, इन्हें विश्व पर बात नहीं करना है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके। ठीक है, यश भारती जी की बात का जवाब भी दे दें। गुलरेज जी और नीलाभ जी ने भी कुछ सवाल किए हैं, वो जवाब भी आप दे दीजिएगा। देखिए सर, सबसे बड़ा आंकड़ा होता है रोजगार का कोई, तो वो ईपीएफ का होता है। और यदि ईपीएफ के आंकड़े में 2014 के बनिस्बत 250% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, डबल से ज्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब रोका मिला है। आज मैं जिस संस्था को चलाता हूँ, वहाँ का 55 लोगों को मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ, उनका ईपीएफ दे रहा हूँ, तो वो कोई भी ऐसा नहीं है कि आंकड़ा बन जाता है। मैं उसकी सैलरी दूंगा, उसका 12.5% वो मिलाएगा, 12.5% मिलाऊंगा, तो वो आता है। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए। फिर दूसरी बात ये भी है ना कि जितनी बातें करते हैं ढकोसले वाली इसलिए रहती है क्योंकि एक दुनिया भर का पैरामीटर माना जाता है कि यदि 12% से ज्यादा किसी भी देश पर अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो रिवॉल्यूशन आ जाती है। लेकिन इनकी कोई बात तक को नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हिंदुस्तान में हो रही है आज। ठीक है गुलरेज जी, चूंकि कौशल सक्सेना जी हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं। ठीक है, एक मिनट जी, यश भारती जी, गुलरेज जी वापस आता हूँ, कौशल सक्सेना जी वापस आता हूँ गुलरेज जी आपके पास में। कौशल सक्सेना जी पुनः हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अपना सवाल दोहराऊंगा, जो मेरा पहला सवाल आपसे था कौशल सक्सेना जी, की हम चुनाव की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो पिछले चुनाव में हुई और इस चुनाव में जिसकी दरकार है लेकिन नहीं हो रही, और वो क्या चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए और हो रही है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी। मैं होली की बधाई देना चाहूंगा सबको, देश न्यूज को जी, धन्यवाद। साथ ही यही कहना चाहूंगा कि हमारे भाजपा प्रवक्ता बाकायदा पी रहे हैं का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अब हम लोग तो बहस कर रहे हैं कि बलात्कार है, महिलाओं का ये हो रहा है, ये हो रहा है, और विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जी। लेकिन जहां तक है पूरे प्रदेश में मुझे जाने का अवसर मिलता है जी। तो भाजपा जो तैयारी कर रही है वो जीत की नहीं कर रही है, वो कर रही है हम कितना और ज्यादा वोट से जीतेंगे। जैसे हम 5 लाख से जीते थे तो इस बार 10 से जीते, 2 से जीते थे, हार की तो कहीं कोई चर्चा नहीं हो सकती। हम इसको अति विश्वास भाजपा का भी कह सकते हैं, या हमारे कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता जन है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेल रही है हमें उस बात को समझना होगा, क्योंकि एक भावनात्मक मुद्दा है जो जन जन में छाया हुआ है। हम निश्चित तौर पर विपक्ष का काम जो विपक्ष है वो कर रहा है जी। जो भी आरोप भाजपा के ऊपर लगाए जा रहे हैं लगाए जाने चाहिए, वो उनकी सफाई देंगे। लेकिन जो चुनाव का मुद्दा है, जन जन में जो बात है उसकी भी कहीं हमें खुलकर चर्चा करना होगी। केवल ये नहीं है कि मोदी का नाम आ गया और सारे लोग चिल्लाने लगे कि मोदी ऐसा मोदी ऐसे, भाजपा की नहीं। कम से कम जिस प्लेटफार्म का, जिस पिच को भाजपा ने तैयार किया है और जिसके भरोसे वो अब चुनाव में उतरने जा रही है। और जहां तक कई मीटिंगों में भाजपा की एज ए पत्रकार मुझे जाना होता है तो वहां ये चर्चा हार जीत की तो होती नहीं है साहब, केवल ये होती है कि हम कितने वोट से जीत लें, एक रिकॉर्ड बनाना है। तो कहीं ना कहीं इसको अति विश्वास भी कह सकते हैं और इसको विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि कहाँ हम शायद उस मुद्दे पे आई नहीं रहे जिस मुद्दे पे अब वोटिंग होने वाली है। हम निश्चित तौर पे आरोप लगाए कि बेरोजगारी बढ़ गई हो, ये बढ़ गया हो, कैसे क्या, बिल्कुल ये मुद्दा ही नहीं है भाई साहब।
मुद्दा सूरज भैया कुछ जी। और है, जी। हमें उसको भी पकड़ना होगा। हाँ। आज कांग्रेस निश्चित, तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ही है भाजपा के सामने, और हाँ। तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कोई है, जी। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को वो चीजें भी देखना पड़ेगी जिनके कारण पिछला विधानसभा चुनाव हम हारे। हम्म। जहां तक कि एग्जिट पोल भी कहते थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बन पाई और इतनी बुरी हार हुई। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी यही मतलब 29 सीट हम जीतेंगे, 29 पिछले चुनाव में भी कहा तो 28 सीट गए। तो कहीं ना कहीं वह मुद्दा, उस पे भी कांग्रेस को, सपा को खुल के बात करना चाहिए, जी। जहां भाजपा अपना वोट निकाल रही है। हाँ। निश्चित तौर पर उस चीज को समझ, भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में है, गलतफहमी में है, भाजपा कुछ नहीं, नहीं ये नहीं है। भाजपा ने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो जनमानस से जुड़ गए हैं। और आज जहां तक कि मैंने देखा है जी। कि कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर समितियां नहीं हैं, कार्यकर्ता निराश हो गए हैं, दल बदल की प्रक्रिया चल रही, निरंतर चल रही है। तो कांग्रेस को अपने आप में बहुत संघर्ष करना है, अपने कार्यकर्ताओं को खड़े करना है, अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष करना है। भाजपा जमी जमाई है, उसके कार्यकर्ताओं के पास एक ही मुद्दा है, और मैं मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, सबको मालूम है। जी। तो यहाँ जाकर कहीं ना कहीं विपक्ष उस चीज से दरकिनार ना हो, उस चीज पर भी चर्चा करें। इसके भाजपा अति विश्वास में है, और लग भी रहा है ऐसा कि नहीं, भाजपा कुछ बहुत अच्छा करने वाली है। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं जीत रही, एकदम सुपड़ा साफ भाजपा का हो जाएगा। तो ये तो इन बात से तो मैं नहीं हूँ, लेकिन सूरज भाई इतना जरूर है कि भाजपा जिस रास्ते पर चल रही है वो भावनात्मक मुद्दे हैं, तो भावनात्मक मुद्दे सीधे जहन से आते हैं, और उसको निकालने में फिर बेरोजगारी और ये चीजें सामने नहीं आती। आरोप आपके सही हो सकते हैं, हाँ। लेकिन ये चुनाव इन मुद्दों का नहीं है। इस पे कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, सपा को भी सोचना पड़ेगा। ये मुद्दा जरूरी है। विपक्ष की सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जिस तरह से बताया। बिल्कुल कि जैसा कि कौशल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, चुनाव में जीत का अंतर बढ़ाने के लिए लड़ रही है। वहीं कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती है कि जो विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं वो क्या उस अंतर को कम करने के लिए या प्रत्याशी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। इन बातों का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। गुलरेज शेख जी, नीलाभ शुक्ला जी, यश भारती जी, कौशल सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह की बात हो रही है कि मैदान में महाबली तो हैं, और मध्य प्रदेश की 25 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। इन 25 सीटों के अलावा 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा भी और बाकी है, साथ ही एक सीट जो खजुराहो सीट है वहां सपा के उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। मध्य प्रदेश में जो मुकाबला होने वाला है, पूरे देश की नज़र भी इस पर है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे चेहरे मैदान में हैं जिन पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। साथ ही बात हो रही है मोदी की गारंटी की, साथ ही बात हो रही है विपक्ष किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में टक्कर देगा, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों का चुनाव परिणाम क्या कहता है, मध्य प्रदेश की जनता ने क्या अपने मन में विचार करके रखा है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।